मान लीजिए आपके पास कोई जादू की शक्ति हो जो सिर्फ आपकी सोच और भावनाओं से आपकी गरीबी को अमीरी में, आपके सपनों को हकीकत में और आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। अब सोचिए, अगर ये शक्ति सच में आपके भीतर पहले से ही मौजूद हो, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? और अब कल्पना कीजिए कि एक आदमी ने 25 साल तक दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल लोगों से मिलकर उस शक्ति का फॉर्मूला खोजा और उसे सिर्फ 13 प्रिंसिपल्स में बांट दिया। यह कहानी है उस रहस्य की जिसे दुनिया थिंक एंड ग्रो रिच के नाम से जानती है। और इस वीडियो सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं उस मूल तत्व से, डिजायर यानी इच्छा। लेखक कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी इच्छा को पागलपन की हद तक तीव्र होना चाहिए। चैप्टर 1, डिजायर, आपकी चाह ही आपकी किस्मत तय करती है। पॉइंट 1, साधारण इच्छा और तीव्र लालसा में अंतर। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, लेकिन लेखक पूछते हैं, क्या आप उस इच्छा के लिए कुछ छोड़ सकते हैं? क्या आप हर रोज उस लक्ष्य के लिए एक्शन लेंगे? क्या आप तब भी लगे रहेंगे जब परिणाम न दिखे? यदि नहीं, तो वह इच्छा नहीं, सिर्फ एक सपना है। लेखक हमें एक उदाहरण देते हैं, एडविन सी बार्न्स नामक एक युवक का, जिसने तय कर लिया था कि वह थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। लेकिन उसके पास न पैसा था, न शिक्षा, न कोई पहचान। सिर्फ एक चीज थी, बर्निंग डिजायर। वह एडिसन के ऑफिस तक जा पहुंचा और कहा, मैं आपके लिए काम करने आया हूं। एडिसन ने उसे एक मामूली पोस्ट पर रख लिया, लेकिन बार्न्स रुका नहीं। सालों की मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति ने आखिरकार उसे एडिसन का बिजनेस पार्टनर बना दिया। तो क्या आप सोच सकते हैं, सिर्फ तीव्र इच्छा से एक बेरोजगार आदमी करोड़ों का साझेदार बन सकता है? लेखक हमें ये समझाते हैं कि डिजायर ही वह बीज है जिससे हर सपना पैदा होता है। लेकिन वह इच्छा तब तक फल नहीं देती जब तक वो ऑब्सेसिव पैशन न बन जाए, एक ऐसी भावना जो आपको चैन से बैठने न दे तब तक जब तक आप अपने लक्ष्य को छू न लें। पॉइंट 2, अपनी इच्छा को स्पष्ट, संख्यात्मक और लिखित बनाइए। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं कहना काफी नहीं है, आपको यह तय करना होगा। कितना अमीर? जैसे 1 करोड़ रुपए? कब तक? जैसे 5 साल में? कैसे? कौन सा? स्किल, जॉब, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट? लेखक हमें 6 स्टेप्स देते हैं। 1, आप कितना पैसा चाहते हैं? एक निश्चित राशि तय करें। 2, आप उसके लिए क्या देंगे? समय, सेवा, शिक्षा या कोई अन्य बलिदान? 3, एक निश्चित तारीख तय करें। 4, एक साफ योजना बनाएं और तुरंत उस पर काम शुरू करें। 5, उपरोक्त चारों को एक साफ वाक्य में लिखें। 6, हर सुबह और रात उस वाक्य को जोर से पढ़ें जब तक वो आपके अवचेतन मन में बैठ न जाए। यह तकनीक सरल है लेकिन बेहद शक्तिशाली, क्योंकि बार बार पढ़ना, विजुअलाइजेशन और ऑटो सजेशन मिलकर आपकी इच्छा को आपकी आइडेंटिटी बना देते हैं और वही आइडेंटिटी आपको कार्य के लिए प्रेरित करती है। पॉइंट 3, इम्पॉसिबल शब्द सिर्फ कमजोर इच्छा की पहचान है। लेखक का मानना है कि दुनिया में कोई भी महान काम पहले एक साधारण विचार के रूप में शुरू हुआ, लेकिन उस विचार को आकार मिला सिर्फ उस व्यक्ति की दृढ़ इच्छा से। हेनरी फोर्ड के बारे में सोचिए, जब उन्होंने V8 इंजन बनाने की बात की तो उनके इंजीनियर्स ने कहा, यह संभव नहीं। लेकिन फोर्ड ने जवाब दिया, बनाओ, चाहे साल लगें पर बनाओ। और आखिरकार वह इंजन बना जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। डिजायर सिर्फ अमीरी तक सीमित नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। जो छात्र टॉप करना चाहता है, जो खिलाड़ी गोल्ड जीतना चाहता है या जो इंसान गरीबी से निकलकर परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता है, सबका रास्ता एक ही शब्द से शुरू होता है, इच्छा। अगर आपकी इच्छा सच्ची है, स्पष्ट है और आप उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 2, फेथ, विश्वास की ताकत से विचार कैसे हकीकत बनते हैं। पॉइंट 1, विश्वास मनुष्य के अंदर छिपी सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति है। लेखक कहते हैं कि अगर कोई भावना हमारे जीवन की दिशा को नियंत्रित करती है तो वह है विश्वास। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जिसे बार बार दोहराए गए विचारों से मन में स्थापित किया जा सकता है।
जब आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं तो आपके विचार वाइब्रेशंस में बदल जाते हैं और यही वाइब्रेशंस आपके अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। सोचिए, क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो खुद को बार बार मैं कुछ नहीं कर सकता कहता रहा हो और फिर उसने कुछ बड़ा कर लिया हो? शायद नहीं, क्योंकि विश्वास हमारे सोचने, बोलने और करने के ढंग को बदल देता है। और जब सोच, शब्द और कर्म एक दिशा में बहते हैं तो वहां असंभव जैसा कुछ नहीं रहता। लेखक इसे एक सीधा सूत्र मानते हैं, ऑटो सजेस्शन, फेथ, एक्शन, रिजल्ट। यानी कि यदि आप खुद को बार बार विश्वास दिलाते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, तो धीरे धीरे वह विचार आपकी मानसिक प्रणाली का हिस्सा बन जाता है और फिर आप उसी दिशा में कार्य करने लगते हैं। पॉइंट 2, ऑटो सजेस्शन, विश्वास पैदा करने की मानसिक तकनीक। अगर विश्वास प्राकृतिक रूप से नहीं आता तो क्या उसे विकसित किया जा सकता है? लेखक का जवाब है हां, बिल्कुल। और इसका सबसे प्रभावशाली तरीका है ऑटो सजेस्शन, यानी आत्मसंकेत। ऑटो सजेस्शन एक तकनीक है जिसमें आप रोज अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ते हैं और उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं जैसे कि वह पहले ही पूरा हो चुका है। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन पर असर डालती है। मान लीजिए आपने लिखा है, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा और उसके लिए मैं प्रतिदिन 4 घंटे अपने बिजनेस पर काम करूंगा। मैं आत्मविश्वास, स्पष्टता और जुनून के साथ आगे बढ़ रहा हूं। अब अगर आप इसे हर सुबह और रात आंखें बंद करके पढ़ते हैं और पढ़ते समय विश्वास करते हैं कि यह हो चुका है, तो धीरे धीरे आपका मन इस बात को सच मानने लगता है। और जब मन किसी चीज को सच मानने लगता है तो शरीर और कार्य भी उसी दिशा में चल पड़ते हैं। लेखक ने इस तकनीक का अभ्यास दुनिया के कई सफलतम लोगों में पाया। उन्होंने पहले अपने सपने को बार बार देखा, महसूस किया और विश्वास किया, तब जाकर वह हकीकत बना। पॉइंट 3, संदेह, भय और अस्थिरता, विश्वास के सबसे बड़े शत्रु। अगर विश्वास वह पुल है जो विचार को सफलता तक ले जाता है, तो संदेह वह दरार है जो उस पुल को तोड़ देती है। लेखक हमें चेतावनी देते हैं कि संदेह और नकारात्मक सोच किसी भी मजबूत इच्छा को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति एक लक्ष्य बनाता है, लेकिन उसके मन में बार बार ये सवाल आते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो क्या होगा? दूसरे मुझ पर क्या सोचेंगे? यह नकारात्मकता धीरे धीरे उस व्यक्ति को निष्क्रिय कर देती है और सबसे दुखद बात यह है कि वह सोचने लगता है, शायद मैं इस लायक ही नहीं था। लेखक बताते हैं कि हर सफल व्यक्ति के भीतर विश्वास का एक स्तंभ होता है जो आलोचना, असफलता या ठोकरों से भी नहीं डगमगाता। आप इस विश्वास को बढ़ा सकते हैं 2 तरीकों से। एक, अपने गोल और ड्रीम को बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन से पुष्ट करना, दूसरे ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो आपको प्रेरणा देते हैं, न कि डर। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य के प्रति भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़ते हैं, आपका विश्वास भी उसी अनुपात में गहराता है। चैप्टर 3, ऑटो सजेस्शन, अपनी सोच को बार बार दोहराकर किस्मत कैसे बदली जा सकती है। पॉइंट 1, ऑटो सजेस्शन क्या है? विचारों को अवचेतन में स्थापित करने की कला। ऑटो सजेस्शन का अर्थ है अपने आप को बार बार सकारात्मक, लक्ष्य केंद्रित विचार देना, ताकि वह विचार धीरे धीरे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाए। लेखक इसे सेल्फ प्रोग्रामिंग या मेंटल रेपिटेशन भी कहते हैं। यह वही प्रक्रिया है जिससे हम जो बार बार सोचते हैं उसे सच मान लेते हैं, फिर चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। लेखक का मानना है कि हम दिन भर जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं, वही हमारी मानसिक स्थिति का निर्माण करता है। अब अगर हम जानबूझकर बार बार एक ही विचार को बोलें, देखें और महसूस करें, तो वो विचार हमारे आत्मविश्वास और कार्यों को निर्देशित करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने यह संकल्प लिया है, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमाता हूं और ये मेरी काबिलियत और अनुशासन से संभव है। अब अगर आप इस वाक्य को दिन में 2 बार, सुबह और रात को, आंखें बंद करके भावनाओं के साथ दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन इसे सच मानने लगता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि ऑटो सजेस्शन तब तक असर नहीं करता जब तक उसके साथ इमोशनल फेथ न जुड़ा हो,
यानी कि सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने अंदर उस विजुअलाइजेशन और उत्साह को भी पैदा करना होगा, जैसे कि वह चीज आपके पास पहले से ही है। पॉइंट 2, ऑटो सजेस्शन का अभ्यास कैसे करें। एक स्टेप बाय स्टेप तकनीक। लेखक ने एक बेहद स्पष्ट प्रक्रिया दी है, जिससे आप अपने मन को सफलताओं के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। स्टेप 1, एक स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। उदाहरण, मैं 1 जनवरी 2026 तक 10 लाख रुपए कमाऊंगा। स्टेप 2, यह तय कीजिए कि आप इसके बदले क्या देंगे। उदाहरण, इसके बदले मैं हर दिन 4 घंटे बिजनेस सीखने और काम करने में लगाऊंगा। स्टेप 3, एक शक्तिशाली वाक्य बनाइए। उदाहरण, मैं 1 जनवरी 2026 तक 10 लाख रुपए कमाऊंगा। इसके लिए मैं हर दिन 4 घंटे मेहनत करता हूं। मैं आत्मविश्वास और जुनून के साथ आगे बढ़ रहा हूं। स्टेप 4, इसे दिन में 2 बार पढ़ें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं, आंखें बंद करके उस लक्ष्य की कल्पना करें, महसूस करें कि आपने वो हासिल कर लिया है। स्टेप 5, इसे लगातार 30 दिन करें, चाहे परिणाम दिखे या नहीं। लेखक कहते हैं, पहले मन विरोध करेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी सोच ही बदल जाएगी। यह तकनीक आपके अंदर छिपे डाउट्स को धीरे धीरे फेथ में बदल देती है और आपकी पूरी चेतना उस लक्ष्य को पाने की दिशा में काम करने लगती है, अपने आप। पॉइंट 3, सावधान रहिए, नेगेटिव ऑटो सजेस्शन न हो जाए। लेखक हमें आगाह करते हैं कि जैसे पॉजिटिव ऑटो सजेस्शन काम करता है, वैसे ही नेगेटिव ऑटो सजेस्शन भी उतनी ही ताकतवर होती है। बस फर्क ये है कि हम अक्सर अनजाने में इसे करते रहते हैं। उदाहरण, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मेरे नसीब में नहीं है, लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया। जब आप बार बार ये बातें दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है और फिर आप उसी के अनुसार काम करने लगते हैं। यानी या तो आप कोई एक्शन नहीं लेते या फिर लेने के बाद जल्दी छोड़ देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, अपने विचारों का गेटकीपर बनो, जो अंदर डालोगे वही बाहर आएगा। सुझाव, नकारात्मक वाक्य लिखिए जो आप अक्सर सोचते हैं और फिर हर एक के सामने उसका सकारात्मक रूप लिखिए, जैसे मैं फेल हो सकता हूं, मैं हर असफलता से कुछ सीखता हूं और अगली बार बेहतर करता हूं। अपने एफर्मेशंस को कहीं चिपकाइए, मोबाइल वॉलपेपर, शीशे पर, नोटबुक में, ताकि दिन भर मन को निर्देश मिलते रहें। चैप्टर 4, इमेजिनेशन, कल्पना से योजना और योजना से सफलता तक का सफर। पॉइंट 1, कल्पना, मनुष्य की सबसे ऊंची मानसिक शक्ति। लेखक का मानना है कि मानव मस्तिष्क की सबसे महान शक्ति है कल्पना। यह वही गुण है जो हमें जानवरों से अलग करता है और हमें विचार करने, सृजन करने और भविष्य गढ़ने की क्षमता देता है। जब कोई विचार बार बार आपके मन में आता है और आप उसे रोज महसूस करने लगते हैं, तो कल्पना उसे एक विजन में बदल देती है। हर महान चीज जो दुनिया में बनी, कोई बिजनेस, इमारत, किताब, कंपनी या विचार, सब पहले किसी के मन में एक कल्पना के रूप में मौजूद थे। जब राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना की, दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उस कल्पना ने उन्हें कार्य की दिशा दी और अंततः उन्होंने हकीकत में हवाई जहाज बना दिया। लेखक कल्पना को 2 भागों में बांटते हैं। एक, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पहले से मौजूद विचारों, जानकारियों और अनुभवों को जोड़कर नई योजनाएं बनाना दो। क्रिएटिव इमेजिनेशन, नई और मौलिक सोच जो बाहर से नहीं, अंदर से आती है। आपके इंट्यूशन, अवचेतन मन और हायर इंटेलिजेंस से सफलता उन्हीं को मिलती है जो कल्पना का प्रयोग सिर्फ सपने देखने में नहीं, बल्कि योजना बनाने और समस्या सुलझाने में करते हैं। पॉइंट 2, व्यवसाय, पैसा और सफलता सब कल्पना से शुरू होते हैं। लेखक बताते हैं कि एक व्यक्ति तब तक सफल बिजनेस या करियर नहीं बना सकता जब तक वो कल्पना का प्रयोग करके कोई प्लान न बनाए। कल्पना की शक्ति से आप नई इनकम स्ट्रीम सोच सकते हैं, मौजूदा काम को बेहतर करने के तरीके निकाल सकते हैं, किसी समस्या का अनोखा हल खोज सकते हैं, अपने ब्रांड या प्रोफाइल की एकदम नई दिशा सोच सकते हैं। लेखक उदाहरण देते हैं, एक सेल्समैन जिसने सिर्फ कपड़े बेचना शुरू किया था, लेकिन फिर कल्पना से एक ऐसा आइडिया निकाला जिससे वो घर तक सेवा वाली कपड़ा सेवा शुरू कर बैठा।
उसकी कल्पना ही उसका यूएसपी बन गई। कल्पना आपको आपकी औसत स्थिति से बाहर निकालती है, लेकिन शर्त यह है कि आप रोज उसे ट्रेन करें। इसे ऐसे समझिए, कल्पना एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप रोज उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह कमजोर पड़ जाएगी। लेखक की सलाह, हर सुबह कम से कम 10 मिनट उस लक्ष्य की कल्पना करें जिसे आप पाना चाहते हैं। विजुअलाइज करें वह दृश्य, अनुभव, खुशी, संतुष्टि जो उस सफलता के साथ आएगी। उसके बाद खुद से पूछें, मैं आज कौन सा एक एक्शन ले सकता हूं जो मुझे उस दिशा में ले जाए। पॉइंट 3, कल्पना से रणनीति बनती है और रणनीति से परिणाम। कल्पना तभी काम आती है जब वह एक्शन में बदले, और इसके लिए जरूरी है एक ठोस रणनीति या प्लान। लेखक कहते हैं, कल्पना को योजना में बदलो और योजना को एक्शन में। आपने अगर अपने लक्ष्य को लेकर ऑटो सजेशन से खुद को तैयार किया है और विश्वास विकसित किया है, तो अब वक्त है उस कल्पना को एक व्यवस्थित रास्ता देने का। उदाहरण, आपका लक्ष्य है 10 लाख रुपए कमाना। कल्पना से आप सोचते हैं कि आप एक डिजिटल कोर्स बनाएंगे। फिर आप उसका आउटलाइन बनाते हैं, मॉड्यूल्स, प्राइसिंग, ऑडियंस। आप प्लान बनाते हैं कि अगले 90 दिनों में क्या क्या करना होगा, और फिर रोज एक कदम उस योजना के तहत उठाते हैं। यह प्रक्रिया आपको रोज सोचने से एक्शन में बदलती है। सावधानी, कल्पना सिर्फ सपनों में न रहे, उसे कागज पर उतारिए। योजना हमेशा लचीली रखें, बदलाव की संभावना रखें, प्लान छोटा और व्यावहारिक रखें। हर दिन के लिए एक टास्क। लेखक का एक प्रेरणादायक वाक्य, कल्पना ही वह शक्ति है जिससे आप अपनी सीमित दुनिया के बाहर एक नई वास्तविकता बना सकते हैं। चैप्टर 5, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, सोच से योजना और योजना से परिणाम तक की सीढ़ियां। पॉइंट 1, बिना योजना महानतम इच्छाएं भी अधूरी रह जाती है। लेखक का साफ कहना है, एक्शन के बिना योजना व्यर्थ है और योजना के बिना एक्शन दिशाहीन होता है। आपने अब तक सीखा कि कैसे बर्निंग डिजायर, फेथ और इमेजिनेशन से सफलता की नींव रखी जाती है। लेकिन अगर आप इसे संगठित योजना में नहीं ढालते तो यह सब सिर्फ कल्पनाएं रह जाएंगी। इसीलिए लेखक हमें सिखाते हैं कि हर बड़ी सफलता एक स्ट्रेटेजिक प्लान का नतीजा होती है, और वो प्लान व्यवस्थित, लचीला और लगातार सुधारा जाने वाला होना चाहिए। वे कहते हैं कि योजना बनाते वक्त 4 बातें बेहद जरूरी हैं। 1, वह स्पष्ट हो, क्या, क्यों, कब, कैसे। 2, वह कार्य में बदली जा सके, यानी केवल थ्योरी नहीं, स्पष्ट कार्य। 3, वह लचीली हो, बदलाव के लिए तैयार। 4, वह रोज के कार्य में टूटी हो, ताकि आप रोज एक छोटा टारगेट पूरा कर सकें। योजना ही वह पुल है जो विचारों को परिणामों से जोड़ती है। पॉइंट 2, मास्टरमाइंड टीम बनाइए, अकेले मत लड़िए। लेखक कहते हैं कि सफल योजना केवल खुद से ही नहीं बनती, बल्कि वह उन लोगों से मिलकर बनती है जिनकी विशेषज्ञता, अनुभव या दृष्टिकोण आपसे अलग होता है। इसे वे कहते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी एक ऐसा सहयोगी समूह जो एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो या फिर आपकी योजना में योगदान दे सकता हो। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से आपको ये फायदे मिलते हैं, आप अपने विचार को टेस्ट कर सकते हैं, आपको वैकल्पिक समाधान मिलते हैं, आपकी ऊर्जा और फोकस बढ़ता है। जब आप निराश हों तो कोई आपको उठाने वाला होता है। लेखक खुद यह बात इस किताब में कई बार दोहराते हैं कि अमीर बनने वाले हर व्यक्ति ने किसी न किसी स्तर पर एक मास्टरमाइंड सर्कल बनाया था, और यह समूह सफलता के लिए एक एक्सेलरेटर का काम करता है। सुझाव, 2 से 5 ऐसे लोगों को साथ लाइए जो या तो आपके जैसे गोल पर काम कर रहे हों या फिर किसी स्किल में आपसे बेहतर हों। हर हफ्ते मिलिए या बात कीजिए, एक दूसरे की प्रगति, समस्या और समाधान साझा करें। इस समूह को प्रोफेशनल और उद्देश्यपूर्ण बनाइए। सिर्फ बातें नहीं, एक्शन की बात हो। पॉइंट 3, प्लान ए फेल हो तो प्लान बी तैयार रखिए, पर सपना मत छोड़िए। लेखक हमें बार बार एक बात सिखाते हैं, असफलता कभी भी स्थायी नहीं होती, लेकिन बिना योजना या गलत योजना अक्सर हार की वजह बनती है। इसलिए पहली योजना अगर विफल हो जाए तो यह आपकी सोच, इच्छा या योग्यता पर सवाल नहीं, बल्कि रणनीति की कमी है। इसलिए लेखक की सलाह है, हर बार योजना को रिवाइज कीजिए, अपनी गलतियों को जर्नल में नोट कीजिए। क्या काम नहीं किया, इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिए।
प्लान बी, सी, डी बनाइए, लेकिन मेन गोल मत छोड़िए। इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों की पहली, दूसरी या तीसरी योजना विफल रही, लेकिन क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी और प्लान एडजस्ट किया, इसलिए अंततः सफलता मिली। एक प्रसिद्ध उदाहरण, कर्नल सैंडर्स को 1000 से ज्यादा बार उनके चिकन रेसिपी के लिए नकारा गया था, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी योजना में बदलाव किया और कोशिश की। आज केएफसी एक ग्लोबल ब्रांड है। लेखक की एक पंक्ति यहां बेहद प्रेरक है। जिस व्यक्ति में बार बार योजना बदलने की लचीलापन है, लेकिन लक्ष्य बदलने की जरूरत नहीं, वही अंततः अमीर बनता है। चैप्टर 6, डिसीजन, तेज और ठोस निर्णय कैसे बनाते हैं सफल लोगों को बाकियों से अलग। पॉइंट 1, निर्णय लेने की आदत ही जीवन की दिशा तय करती है। लेखक के अनुसार दुनिया के ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे निर्णय लेने से कतराते हैं या बहुत देर से निर्णय लेते हैं। वे दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं, हर बार सलाह मांगते हैं, और जब तक निर्णय लेते हैं तब तक अवसर निकल चुका होता है। इसके विपरीत सफल लोग तेज निर्णय लेते हैं और जब तक वे परिणाम को देख न ले तब तक अडिग रहते हैं। उनके निर्णय उनके अपने अनुभव, लक्ष्य और विचार पर आधारित होते हैं, न कि किसी और की राय पर। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड ने एक बार एक ऐसा इंजन बनाने का निर्णय लिया जिसे सभी इंजीनियर असंभव मानते थे, लेकिन फोर्ड अपने निर्णय पर डटा रहा और वही निर्णय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ले आया। लेखक कहते हैं, निर्णय लेने में देरी आत्मसंदेह की निशानी है और आत्मसंदेह सफलता का सबसे बड़ा शत्रु। पॉइंट 2, निर्णय शक्ति कैसे बढ़ाए, थून स्टेप रणनीति। लेखक बताते हैं कि निर्णय लेना एक कला है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास से मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए वे 3 मुख्य कदम सुझाते हैं। 1, क्लैरिटी ऑफ गोल। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को एक वाक्य में स्पष्ट करें। मैं हासिल करना चाहता हूं, तारीख तक। 2, विकल्पों की समीक्षा करें पर जल्दी निर्णय लें। विकल्पों का आकलन जरूरी है, लेकिन उसमें फंस जाना नुकसानदायक है। जब 70 से 80% जानकारी मिल जाए तो निर्णय लें, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार न करें। 3, निर्णय के बाद पूरी प्रतिबद्धता। एक बार निर्णय ले लिया तो उसे बार बार न तोड़ें। अस्थिरता सफलता को धीमा कर देती है। जब तक ठोस प्रमाण न हो कि निर्णय गलत था, तब तक उस पर कायम रहे। लेखक ने यह भी कहा कि निर्णय लेना और उसे निभाना आत्मसम्मान को मजबूत करता है। जब आप बार बार निर्णय लेते हैं और उन पर टिकते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। पॉइंट 3, बाहरी प्रभावों से बचिए, अपने निर्णय खुद बनाइए। लेखक चेतावनी देते हैं कि ज्यादातर लोग अपने निर्णय दूसरों की सोच पर आधारित करते हैं, माता पिता, मित्र, रिश्तेदार या समाज। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो आत्मनिर्भर होकर सोचते हैं। आपके जीवन में बहुत बार ऐसा होगा जब लोग आपके निर्णय का मजाक उड़ाएंगे, आलोचना करेंगे या हतोत्साहित करेंगे, लेकिन आपको खुद तय करना होगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। सही निर्णय हमेशा पॉपुलर नहीं होते, लेकिन वे प्रभावशाली जरूर होते हैं। उदाहरण के तौर पर, महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता तब चुना जब पूरा विश्व युद्धों से जल रहा था। यह निर्णय असामान्य था, लेकिन उसने इतिहास बदल दिया। लेखक सलाह देते हैं, अपने अंदर क्वाइट थिंकिंग टाइम रखिए। रोज 10 से 15 मिनट अकेले बैठकर सोचिए, अपनी गलतियों से सीखिए, लेकिन दूसरों की आलोचना से डरिए मत। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? इस डर को पहचानिए और काटिए। चैप्टर 7, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास करने की अद्भुत ताकत। पॉइंट 1, परसिस्टेंस यानी बार बार गिरकर उठने की मानसिक आदत। परसिस्टेंस का अर्थ सिर्फ मेहनत नहीं है, यह है बार बार असफल होने के बाद भी लक्ष्य के लिए फिर से खड़े होना। लेखक कहते हैं, अगर सफलता एक इमारत है तो परसिस्टेंस उसकी नींव है। बहुत से लोग जब पहली, दूसरी या तीसरी बार कोशिश करके विफल होते हैं तो मान लेते हैं कि यह उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन जो लोग सफल हुए वे भी उतनी ही बार या उससे भी ज्यादा बार असफल हुए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हार नहीं मानी। उदाहरण,
थॉमस एडिसन ने 10,000 से ज्यादा बार असफल प्रयोग किए, लेकिन उसने हर बार कहा, मैं हार नहीं मानता, मैं बस वो तरीके ढूंढ रहा हूं जो काम नहीं करते। उसके इसी दृष्टिकोण ने उसे अंततः बल्ब का आविष्कारक बना दिया। परसिस्टेंस एक मानसिक आदत है और इसे विकसित किया जा सकता है। रोज अपने लक्ष्य को याद कीजिए, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए, हर असफलता को फीडबैक मानिए, न कि एंड पॉइंट। खुद से हर सुबह कहिए, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक लक्ष्य न मिल जाए। पॉइंट 2, 4 स्तंभ जो परसिस्टेंस को मजबूत करते हैं। परसिस्टेंस कोई जादू नहीं है, यह 4 मानसिक स्तंभों पर खड़ी होती है, जिनमें से हर एक को लेखक ने विस्तार से समझाया है। एक, स्पष्ट लक्ष्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो मेहनत रुकती नहीं, अस्पष्ट लक्ष्य पर उत्साह ठहरता नहीं। 2, इच्छा की तीव्रता, डिजायर। जब इच्छा अंदर से उठती है, जैसे किसी प्रियजन को बचाने की, गरीबी से बाहर निकलने की या समाज में नाम कमाने की, तो इंसान खुद ब खुद लड़ने लगता है। 3, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो बाहर की दुनिया की अस्वीकार्यता से फर्क नहीं पड़ता। 4, योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अगर एक तरीका विफल हो जाए तो दूसरा अपनाइए, लेकिन रुकिए मत। परसिस्टेंस की असली पहचान है फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ कांस्टेंट एक्शन। यह 4 स्तंभ मिलकर उस परसिस्टेंस मसल को बनाते हैं जो हर सफल व्यक्ति के चरित्र का मूल भाग होता है। पॉइंट 3, हार मानना आदत होती है और उससे छुटकारा भी लेखक का दावा है। कोई व्यक्ति एक बार में नहीं हारता, हार मानने की आदत धीरे धीरे बनती है। जब कोई एक बार कहता है अब नहीं होगा, तो उसका मन इसे सच मान लेता है। अगली बार जरा सी मुश्किल आने पर भी वह मन तुरंत कहता है, पिछली बार भी नहीं हुआ था, अब क्यों होगा। और यही से शुरू होती है हार मानने की आदत, एक ऐसी आदत जो आपकी प्रतिभा, आपकी मेहनत और आपके अवसरों को निगल जाती है। तो इसका इलाज क्या है? छोटे निर्णय लेना शुरू कीजिए और उन्हें पूरा करना सीखिए। हर दिन के लिए 1 या 2 टारगेट तय कीजिए और उनके लिए रुकिए मत। खुद को छोटी असफलताओं से उबारना सीखिए। आज नहीं हुआ, कल करूंगा। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हर महान कहानी के पीछे परसिस्टेंस की एक अदृश्य परत होती है। हार्लैंड सैंडर्स, केएफसी, वॉल्ट डिज्नी, ओपरा विनफ्री, इन सब के जीवन में एक बात कॉमन थी। सैकड़ों बार न सुनने के बाद भी इन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। चैप्टर 8, पावर ऑफ द मास्टर माइंड, संवेद सोच की शक्ति। पॉइंट 1, मास्टर माइंड क्या है? 2 या 2 से अधिक दिमागों का एक रचनात्मक मिलन। लेखक बताते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए तालमेल के साथ मिलकर सोचते हैं, तो वे सिर्फ अपने दिमाग का नहीं, बल्कि एक सामूहिक, तीसरे अदृश्य और ऊर्जावान दिमाग का निर्माण करते हैं। इसे ही मास्टर माइंड कहा जाता है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें विचारों, विचारधाराओं और ऊर्जा का मिलन होता है और उससे एक नई दिशा, नई शक्ति और नई प्रेरणा निकलती है। आपने भी महसूस किया होगा, जब आप किसी दोस्त या सहयोगी से अपने लक्ष्य पर चर्चा करते हैं तो नए आइडिया आते हैं, और जब एक पूरा समूह एक ही लक्ष्य को लेकर सोचता है तो वह ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। मास्टरमाइंड समूह आपको देता है नए दृष्टिकोण और समाधान, सकारात्मक दबाव और अकाउंटेबिलिटी, कठिन समय में भावनात्मक समर्थन, निरंतर प्रेरणा और आत्मविश्वास। पॉइंट 2, इतिहास के महान लोगों की सफलता के पीछे मास्टर माइंड की शक्ति। लेखक कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं जिनसे पता चलता है कि महान लोगों ने कभी अकेले सफलता नहीं पाई। उनके पीछे हमेशा एक ऐसा समूह रहा जिसने उनकी सोच को शक्ति दी। एंड्रू कार्नेगी ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उसकी दौलत का मुख्य कारण उसकी मास्टर माइंड ग्रुप थी, जिसमें वो 50 से अधिक लोगों के साथ विचार साझा करता था। हेनरी फोर्ड के पास खुद बहुत ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उसने अपने चारों ओर ऐसे विशेषज्ञों का समूह बनाया जो उसकी योजनाओं को कार्य में बदल सकते थे। थॉमस एडिसन ने कई आविष्कार अकेले नहीं, बल्कि अपने प्रयोगशाला समूह के सहयोग से किए। लेखक बताते हैं कि एक इंसान अकेले जितना सोच सकता है,
उससे कहीं अधिक वह तब कर सकता है जब वह अपनी ऊर्जा और सोच को दूसरों के साथ समन्वय में लाए। पॉइंट 3, आप भी अपना मास्टरमाइंड कैसे बना सकते हैं? अब सवाल ये उठता है, आप एक आम व्यक्ति अपने लिए मास्टरमाइंड समूह कैसे बना सकता है? लेखक इसकी 5 चरण रणनीति बताते हैं। 1, ऐसे 2 से 5 लोगों की सूची बनाइए जिनकी सोच, लक्ष्य या ऊर्जा आपके जैसी हो या आपसे बेहतर हो। दो, सुनिश्चित कीजिए कि उन सब का उद्देश्य स्पष्ट हो और वे मेहनती हों। 3, एक साप्ताहिक या द्विसाप्ताहिक मीटिंग तय कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। 4, हर बैठक में 3 चीजें होनी चाहिए: प्रगति रिपोर्ट, समस्या की चर्चा, समाधान, आगे की योजना। 5, इस समूह को सीरियस लीजिए। यह एक बिजनेस मीटिंग की तरह होनी चाहिए। सिर्फ दोस्ती नहीं, आपके मास्टर माइंड ग्रुप में हो सकते हैं मित्र, सहकर्मी, मेंटर या कोच। वे लोग जो आपके लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं और जिन्हें आप भी कुछ दे सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समूह केवल समर्थन नहीं, बल्कि अकाउंटेबिलिटी और प्रगति का इंजन होना चाहिए। लेखक कहते हैं, जब 2 दिमाग एक साथ मिलते हैं तो वे एक नया दिमाग पैदा करते हैं जो दोनों से बड़ा होता है। चैप्टर 9, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा को सफलता में बदलने की कला। पॉइंट 1, यौन ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और रचनात्मक शक्ति भी है। लेखक बताते हैं कि इंसान के भीतर सबसे शक्तिशाली भावनात्मक ऊर्जा होती है, यौन ऊर्जा। लेकिन इसका अर्थ केवल शारीरिक संबंध नहीं है। यह वह मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा है जो प्रेरणा, जोश, कल्पना और नेतृत्व में बदल सकती है। हर महान कलाकार, बिजनेस लीडर और आविष्कारक में इस ऊर्जा का जिक्र मिलता है, चाहे वो स्टीव जॉब्स हों, निकोला टेस्ला या फिर बेतहवेन। जब यह ऊर्जा केवल भौतिक स्तर पर इस्तेमाल होती है तो उसका प्रभाव सीमित होता है, लेकिन जब इसे मानसिक और रचनात्मक दिशा दी जाती है तो यही ऊर्जा एक असाधारण प्रेरणा बन जाती है। लेखक इसे कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन, यानी रूपांतरण। यह उस शक्ति का रूपांतरण है जो आमतौर पर शारीरिक इच्छा को पूरा करने में खर्च हो जाती है और जिसे आप सफलताओं, विचारों और कर्म में बदल सकते हैं। पॉइंट 2, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन से कैसे बनती है रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता। लेखक बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित करता है और उसे रचनात्मक दिशा में मोड़ता है तो उसमें कई मानसिक बदलाव आते हैं। उसकी कल्पना शक्ति तीव्र होती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज में करिश्मा आता है, उसकी प्रेरणा निरंतर बनी रहती है, वह दूसरों को आकर्षित करने लगता है। इस ऊर्जा से विचारों में स्पार्क आता है, क्योंकि यौन ऊर्जा जीवन की मूल ऊर्जा है। यह ऊर्जा जब क्रिएटिव माइंड में प्रवेश करती है तो वही इंसान प्रेरक वक्ता बन सकता है, महान लीडर बन सकता है या कला और व्यवसाय में चमत्कार कर सकता है। लेखक कहते हैं, सफलता के लिए सिर्फ जानकारी, योजना या मेहनत काफी नहीं, उस काम के लिए पैशन चाहिए। और पैशन वहीं से आता है जहां आपकी भावनाएं सबसे अधिक संलग्न होती हैं। पॉइंट 3, कैसे करें इस ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग। अब सवाल है, क्या हर व्यक्ति इस ऊर्जा को नियंत्रित और स्थानांतरित कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए समझदारी और अभ्यास चाहिए। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के अभ्यास के लिए लेखक कुछ रणनीतियां देते हैं। अपनी ऊर्जा का अवलोकन करें। क्या आप अक्सर भटकते रहते हैं? क्या आपकी ऊर्जा निरंतर नहीं रहती? ऐसे समयों में जानिए कि वह ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। अपनी भावना को कल्पना, संगीत, लेखन, बिजनेस आइडिया या नेतृत्व में बदलिए। उदाहरण, जब आप अत्यधिक ऊर्जा महसूस करें तो उसे किसी रचनात्मक कार्य में झोंक दीजिए, जैसे बोलना, लिखना, प्लानिंग करना, एक्सरसाइज या काम। किसी ऐसे व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव बनाए जो आपको प्रेरित करे। लेखक कहते हैं कि प्रेरणादायक संबंध, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमिका प्रेमी हो या कोई आदर्श व्यक्ति, आपके भीतर की इस ऊर्जा को सशक्त दिशा दे सकते हैं। कामुक सामग्री और बेकार के विकर्षणों से बचिए, क्योंकि ये ऊर्जा को कमजोर करते हैं और आपको क्षणिक सुख के चक्कर में बड़ी दिशा से हटा देते हैं। लेखक का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है, अगर आप इस ऊर्जा को पहचान कर इसका रूपांतरण करना सीख जाए
तो आप किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। चैप्टर 10 द सबकॉन्शियस माइंड। अपने अवचेतन मन से संवाद करना सीखिए। पॉइंट 1 अवचेतन मन क्या है और यह कैसे हमारी जिंदगी चलाता है। लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क दो भागों में बटा होता है, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन से हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और योजना बनाते हैं, लेकिन हमारी आदतें, भावनाएं, विश्वास और रिफ्लेक्स सब अवचेतन मन से संचालित होते हैं। यह अवचेतन मन एक 24 घंटे चलने वाला शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है, जो हर सोच, भावना और अनुभव को रिकॉर्ड करता रहता है और फिर उसी के अनुसार हमारे जीवन के परिणाम बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार अपने आप को कहता है मुझसे नहीं होगा, तो उसका अवचेतन मन उसी के अनुसार सोच और व्यवहार करता है। लेकिन अगर वह खुद से बार बार कहे मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, तो अवचेतन मन उसे उसी दिशा में निर्देशित करने लगता है। लेखक स्पष्ट करते हैं, आपका अवचेतन मन कोई तर्क नहीं करता। वह जो भी संदेश आप उसे बार बार देते हैं, वह उसे सच मानकर उस पर काम करने लगता है, चाहे वो सच हो या झूठ। पॉइंट 2 अपने अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें। अब सवाल यह है, क्या हम अपने अवचेतन मन को निर्देश दे सकते हैं? लेखक का उत्तर है बिल्कुल हां, और यही सफलता का असली सूत्र है। इसके लिए वे एक व्यावहारिक तरीका बताते हैं। 1 रोजाना पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराए, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, मैं अपनी आर्थिक सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके अवचेतन मन को निर्देश हैं। 2 विजुअलाइजेशन करें, अपने लक्ष्य को मन में बार बार देखें, महसूस करें जैसे वह अब भी सच हो चुका है। जैसे अगर आपका सपना है 10 लाख रुपए कमाना, तो कल्पना कीजिए कि आप वो पैसे गिन रहे हैं, किसी खास चीज पर खर्च कर रहे हैं। 3 भावनाओं को जोड़िए, सिर्फ सोचने या बोलने से असर नहीं होगा जब तक आप उस विचार से भावनात्मक रूप से न जुड़ें। आपका अवचेतन वही स्वीकार करता है जो भावनाओं से जुड़ा हो। 4 नींद से पहले और सुबह उठते ही अभ्यास करें। ये दो समय सबसे शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि उस समय अवचेतन मन सबसे खुले और ग्रहणशील अवस्था में होता है। पॉइंट 3 सावधान, नकारात्मक विचारों से अवचेतन को बचाइए। लेखक चेतावनी देते हैं कि जैसे हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से प्रशिक्षित कर सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक बातें, डर, चिंता, असुरक्षा भी अवचेतन में गहराई से प्रवेश कर सकती हैं। उदाहरण, मुझे पता है मैं फिर फेल हो जाऊंगा। पैसे कमाना मुश्किल है, मेरे पास वो स्किल नहीं है। जब आप बार बार ये बातें सोचते हैं या सुनते हैं, तो आपका अवचेतन उन्हें सच्चाई मानकर उसी दिशा में काम करता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, अपनी सोच का पहरेदार बनिए। नकारात्मक खबरों, निराश लोगों और डर फैलाने वाली बातों से दूरी बनाइए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसका सकारात्मक उत्तर दीजिए। उदाहरण, मुझे डर लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। मैं सीखने की प्रक्रिया में हूं और हर असफलता मुझे बेहतर बना रही है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो दिमाग सोच सकता है वो हासिल भी कर सकता है। सोच बदलो, विश्वास रखो और अमीर बनने की आदतें आज से ही बनाओ। अगर आप भी थिंक एंड ग्रो रिच की सोच को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर वीडियो एक कदम है आपकी सफलता की ओर। चलो मिलकर करें लेवल अप।